हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। आप सबका नेक्स्ट वीडियो में स्वागत है और होपफुली आप सबकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। एग्जाम्स को बहुत कम समय बचे हुए हैं, तो आप अपना बेस्ट दीजिएगा और जो भी समय है उसको खूब अच्छे से यूटिलाइज करिए। अगर आपने अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये भी बेस्ट टाइम, ये क्रुशियल टाइम है कि आप अपनी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, सब्जेक्ट सारे रिविजन करिए और टेस्ट दीजिए, एनालिसिस करिए खुद का। और अगर आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा है तो उसका भी स्मार्ट वे आप अपनाइए और क्वेश्चंस के थ्रू, आप प्रैक्टिस के थ्रू आप अपनी तैयारी को धार दीजिए और अच्छे से क्वेश्चंस करिए, अच्छे से चीज़ों को प्रिपेयर करिए। तो आपके वीडियोस में बहुत मैसेजेस आते हैं जिसमें बहुत अच्छे मार्क्स भी आपके आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ये देख के बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो मैं पॉइंट्स देती हूँ यूपीजीके की, तो उस पॉइंट्स को, उस टॉपिक को किस तरह से, अभी हमने एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट की है कुछ समय से, तो एंशिएंट हिस्ट्री में जैसे मैंने आपको सिकंदर आज टॉपिक दिया था और मगध साम्राज्य दिया था, तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और किन पॉइंट्स को हमें फोकस रखना चाहिए जिससे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन सकते हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो उसी के बिहाफ पे ही हम पढ़ाई करते हैं। और हमारे पास टाइम भी बहुत कम है, इसलिए बहुत डिटेल नहीं देखना है, कम समय में ज़्यादा तैयार करना है। कोशिश तो हमें ऐसे ही करनी है कि हमारा एग्जाम बहुत अच्छे से जाए और हम अच्छे से क्वेश्चन कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें कुछ टॉपिक मैं लिखती हूँ जीएस के और उसे हमें पढ़ना होता है, तो अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में मैंने आपको दिया था सिकंदर और मौर्यकालीन मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ना था हमें। तो मैं बस इतना बताऊंगी आपको कि आपको क्या-क्या पढ़ना है, कौन-कौन से पॉइंट पढ़ने हैं आपको। जैसे आपको सिकंदर अगर पढ़ना है, तो सिकंदर में क्या पढ़ना है? अगर आप ल्यूसेंट फॉलो कर रहे हैं, तो भी आप यहाँ से सिर्फ इतने पॉइंट्स ही पढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर में और उसी के बिहाफ पे मैं ये बात कर रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे हम बिल्कुल अनुमान तो ऐसा नहीं लगा सकते कि हाँ यही आएगा, लेकिन कोशिश कर सकते हैं कि जिस तरह से एग्जामिनर पूछता है एग्जाम में, तो वो हम पैटर्न को समझें और उस पे काम करें। तो अगर हमें सिकंदर पढ़ना है, तो सिकंदर में हमें बस उसका टाइम पीरियड पढ़ना है कि किस काल में वो सिकंदर आया था और सिकंदर का टाइम पीरियड क्या था। तो ईसा पूर्व का टाइम था इसका, 356 के आसपास का टाइम का था इसका, ईसा पूर्व में। तो ये आप एग्ज़ैक्टली देख लीजिएगा, मैं आपको पॉइंट आउट कर रही हूँ चीज़ों को। तो हम टाइम पीरियड देखेंगे तो इससे ये पता चलेगा कि सिकंदर जब आया था और जब हम मौर्य साम्राज्य पढ़ रहे होंगे, तो मौर्य साम्राज्य और सिकंदर के आसपास का ही टाइम पीरियड था या फिर अलग, या फिर कुछ और हिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो भी हम समझ पाएँगे कि सिकंदर के टाइम या मौर्य साम्राज्य के टाइम पे ये काम हुआ था। तो एक-दूसरे से चीज़ें कनेक्ट हो पाएँगी। तो सिकंदर के बारे में हमने ये पढ़ लिया कि काल इसका क्या है, किस समय ये आया था, इनके गुरु कौन थे, अरस्तू इनके गुरु थे। तो इस तरह से पॉइंट आउट करना है हमें चीज़ों को। युद्ध कौन-कौन से हुआ था इनके समय में, तो इन्होंने एक युद्ध किया था जो इम्पोर्टेंट युद्ध है, हाइडेस स्पीच का युद्ध या वितस्ता का युद्ध। यहाँ मैंने लिख दिया हाइडेस स्पीच या वितस्ता। वितस्ता को झेलम बोलते थे, झेलम को वितस्ता पहले बोला जाता था। तो अगर कभी आ जाए हाइडेस स्पीच का युद्ध किसने लड़ा था, तो सिकंदर ने लड़ा था और इसी को झेलम नाम से भी जाना जाता था। वितस्ता को इसी नदी के किनारे ये लड़ा गया था युद्ध। तो अब नेक्स्ट बस इतना ही सिकंदर में के बारे में हमें पढ़ना है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य में हमें सबसे पहले देखना है कि क्या कौन संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त मौर्य इनके संस्थापक थे। इनका टाइम पीरियड क्या था? तो टाइम पीरियड में अगर इनके जन्म की बात करें तो 346 या 45 के आसपास का इनका टाइम पीरियड था कि कब ये पैदा हुए थे, ईसा पूर्व था। और जबकि 322 ईसा पूर्व के आसपास चंद्रगुप्त मौर्य अपनी गद्दी पे बैठे थे, मुगल साम्राज्य की गद्दी पे। तो ये अगर पूछ लिया, एक इजी क्वेश्चन बन सकता है कि इनका टाइम पीरियड क्या था, तो 322 ईसा पूर्व के आसपास का जो इनका समय था। और इनका अन्य नाम क्या है? अन्य नाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे आरओ में आता है, समीक्षा अधिकारी में। तो सबसे पहले सेंड्रोकोर्स, ये विष्णुगुप्त तो चाणक्य को बोलते थे, विष्णुगुप्त नहीं, सेंड्रोकोर्स। सेंड्रोकोर्स जो है, ये विलियम जोन्स ने इनको कहा था, सेंड्रोकोर्स। और द्विजर्षभ भी कहा जाता है इनको, द्विजर्षभ यहाँ मैंने लिख दिया है, द्विजर्षभ भी कहा जाता है, सेंट्रोकोर्स भी कहा जाता है। और जो विशाखदत्त की मुद्रा राक्षस एक बुक थी, विशाखदत्त की थी, तो उसमें चंद्रगुप्त को वृषल या फिर कुलीन बोला गया है, मतलब निम्न वर्ग का वेतन लेने वाला बोला गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा है ऑप्शन जो चंद्रगुप्त को नहीं बोला गया है, जो नाम उनका नहीं था, इस तरह से। और ये किस धर्म के अनुयायी थे, तो ये सब क्वेश्चन बस पॉइंट आउट मैंने किया है कि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स। और कुछ अलग से इसमें नहीं मैंने लिखा है, नहीं एक्स्ट्रा चीजें दी हैं, बहुत ही पॉइंट आउट किया है हर चीज को, जैसे एक बहुत क्लैरिटी रहे आपके दिमाग में चीजों के को लेके। तो किस धर्म का अनुयायी था, तो ये जैन धर्म का अनुयायी था। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो थोड़ा घुमा फिरा के। तो भद्र बाहु इनके गुरु थे। और जैसे आप जानते हैं, आपने जैन धर्म पढ़ा है, तो स्थूल भद्र और भद्र बाहु थे। श्वेतांबर और दिगंबर दो शाखाएं थी। श्वेतांबर के जो श्वेतांबर वाले गुरु थे, तो उनको बोला जाता था स्थूल भद्र, और भद्र बाहु जो थे दिगंबर शाखा के थे। तो ये दिगंबर शाखा के थे, ठीक है, भद्रबाहु। तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे, ये चीज क्लियर हो गई। और दूसरा एक नया पॉइंट कि किस प्रकार ये संबंधित थे मेगस्थनीज से और कौटिल्य से। तो कौटिल्य ही इनको बनाने वाले थे, चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ही बनाने वाले थे। इन्होंने ही घनानंद से लड़ाई करके चंद्रगुप्त को
की मदद की थी और चंद्रगुप्त को प्रधानमंत्री बनाया था। तो इस तरह से कौटिल्य की बुक पूछी जाती है। कौटिल्य की बुक क्या है? अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र में उन्होंने राजनीतिक पूरा वर्णन किया है मगध साम्राज्य का। और मेगास्थनीज की बुक है इंडिका। इंडिका में भी इन्होंने वहाँ राजनीतिक जीवन मतलब वहाँ किस तरह का जीवन था हमारे साम्राज्य का, इस तरह से सारी चीज़ों का वर्णन किया है मेगास्थनीज की इंडिका में। तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की बुक है उसमें पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कभी-कभी कि ये किससे संबंधित है ये बुक? तो उनके राजनैतिक जीवन के बारे में ही ये बताती है। सप्तांग सिद्धांत, तो चंद्रगुप्त मौर्य के 7 सिद्धांत थे जिसमें राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र, ये 7 सिद्धांत हुआ करते थे। तो इसमें कुछ डिटेल में मैं आपको नहीं बताऊंगी, बस इतना सा कि सप्तांग सिद्धांत क्या थे, इतना ही हमें रखना है अभी। और ना ही एग्जाम के लिए इतना टाइम है अभी कि हम इसको बहुत ज्यादा डिटेल करें, तो बस इतना सप्तांग सिद्धांत क्या था। फिर नेक्स्ट अगर हम पढ़ेंगे कि मौर्य साम्राज्य का विस्तार कहाँ कहाँ था, इसको भी थोड़ा सा एकदम घुमा के क्वेश्चन बड़ा अच्छा बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये कि हमसे जानना चाहता है कि हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि अगर हम मौर्य काल के बारे में पढ़ रहे हैं, चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता हो कि हमारे भारत में इन्होंने कहाँ कहाँ तक राज्य किया था, कहाँ कहाँ तक इनका शासन था। तो साम्राज्य विस्तार विस्तार अगर हम देखें तो उत्तर में इनका हिमालय तक था और दक्षिण में मैसूर तक, पूरब में बंगाल की खाड़ी तक था और पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत तक था। तो एक बस आपको माइंड मेकअप करना है, इसमें बहुत ज्यादा याद नहीं करना है कुछ। मतलब समस्त भारत का एकीकरण इन्होंने किया था। और दूसरी बात ये कि एक सेंट्रोपोर्ट सॉरी एक सेल्यूकस की बात आती है, निकेटस की बात इनके साथ, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो सेल्यूकस निकेटस के साथ 305 ईसा पूर्व में इनकी लड़ाई हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य की, और सेल्यूकस निकेटस को इन्होंने हराया था। और सेल्यूकस निकेटस ने, मैं बस अपना थोड़ी सी कहानी बता दे रही हूँ जैसे आप कनेक्ट होता है, सेल्यूकस निकेटस ने अपनी बेटी की शादी इनसे करा दी थी। लेकिन एक चीज ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेगास्थनीज था, मेगास्थनीज के बारे में हमने पढ़ा, तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटस का ही राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसकी बुक ही इंडिका है। बस इतनी सी बात। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बिंदुसार के बारे में। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का ही उत्तराधिकारी था बिंदुसार। तो बिंदुसार के बारे में सबसे पहले हमें टाइम पीरियड पढ़ना है कि क्या इनका टाइम पीरियड है। तो ये 298 ईसा पूर्व के आसपास मगध की गद्दी पे बैठे हुए थे। और इनके अन्य नाम बहुत पूछे जाते हैं, इनके अन्य नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो इंपॉर्टेंट है मैंने वही लिखा है। इनको शत्रु विनाशक बोला जाता है, और ये मैंने लिखा है शत्रु विनाशक बोला जाता है, मित्रों के डीज बोला जाता है। और अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम मिलते हैं, कोई एक जगह नहीं है जहाँ से हमें जानकारी मिल जाए। जैसे भद्रसार बोला जाता है वायु पुराण में, ठीक है। अमित्र अमित्र घात बोला जाता है, ओके। और सिंह सेन, जैन धर्म में इनको सिंह सेन बोलते हैं, जैन धर्म में सिंह सेन। और इनका साम्राज्य विस्तार जो था 16 राज्यों के ये विजेता थे, ऐसी मान्यता है। और बिंदुसार के बारे में फ्रेंड्स एक पॉइंट और, कि इसके दरबार में जो राजदूत आए थे उनका एटलीस्ट नाम याद रखना है हमें। और इसके बारे में ज्यादा डिटेल अभी नहीं बताऊंगी मैं, कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। तो राजदूत एंटियोकस और डायमेकस, दो राजदूत थे जो इनके शासनकाल में आए थे। तो बस इतना सा जानना है कि एंटियोकस और डायमेकस जो थे इनसे बिंदुसार से संबंधित थे। और नेक्स्ट अब हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बिंदुसार का उत्तराधिकारी था यानी कि अशोक के बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सबको पता होगा, एग्जाम से अगर आपने पिछला दिया होगा तो आप जानते होंगे कि किस तरह से इस पे क्वेश्चन आते हैं और अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहले इनका टाइम पीरियड देखेंगे कि इनका टाइम पीरियड क्या था। टाइम पीरियड इनका 269 ईसा पूर्व, ये मगध की गद्दी पे बैठे। और अगर बस यहीं पे मैं बता देती हूँ, 8 साल बाद 269 से -8 करेंगे तो हम पीछे जाते हैं ईसा पूर्व में, तो 261 आएगा। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। कलिंग युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जानते होंगे इसके बारे में, इसी से इसका पूरा जीवन बदल गया, और कलिंग युद्ध से ही। तो इसका पहले तो ये कि कब किया था इसने कलिंग युद्ध, तो पूछा जाता है कि गद्दी पे बैठने के 8 वर्ष बाद, ऐसा भी ऐसी भी लाइन रहती है एग्जाम के ऑप्शन में। तो 261 भी याद रखेंगे, और जब ये मगध की गद्दी पे बैठा था उसके 8 साल बाद ये पॉइंट याद रखेंगे। और तीसरी बात ये कि जो शिलालेख है इनके, शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, ये 3 अभिलेख इनके पाए जाते हैं, जिसमें से जो शिलालेख 13वां शिलालेख है उसमें इसका वर्णन है कि कलिंग के युद्ध के बारे में इनका वर्णन है। शिलालेख फ्रेंड्स एक तरह से ये जान सकते हैं आप कि अपने बारे में एक लिखना, बताना, उस वक्त के बारे में, उस समय के बारे में, क्या शासन प्रशासन था, क्या चीजें थी, सब कुछ एक शिलालेखों पे लिखा जाता था। तो फिर इनके नाम पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स इनके नाम क्या है, इनके नाम पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, की नाम क्या है। तो मास्की और गुर्जर जो अभिलेख था इनका, तो इनको अशोक बोला था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे क्या बोला जाता है। जैसे पूछा जाता है अशोक का नाम अशोक वर्धन कहाँ पे मिलता है, तो पुराणों में मिलता है, कोई अभिलेख दे, शिलालेख लिख दिया जाएगा, वहां पे मिलता है, कहाँ पे मिलता है, तो पुराणों में मिलता है इनका नाम। तो ये एक पॉइंट याद करना है। तो मास्की और गुर्जर इनके जो अभिलेख थे उसमें अशोक मिलता है नाम, और भाब्रू में मगध का राजा कहा गया है इनको, मगध का राजा अशोक को कहा गया है। और देव नाम पे दसी भी इनका नाम था। और ये भाब्रू जो अभिलेख है, यहाँ से इनको ये पता चलता है हमें कि ये बौद्ध धर्म के अनुयायी भी थे।
ठीक है। और इनके जो बौद्ध धर्म के ये अनुयायी थे तो इनके गुरु कौन थे? गुरु इनके उपगुप्त थे, ठीक है। और इन्होंने ये पॉइंट्स है देखिए कितने अच्छे से ये लिखे गए हैं, बस फटाफट आपके दिमाग में क्लैरिटी ये रहेगी क्या-क्या पढ़ना है। तो यात्राएँ इन्होंने की थी अपने राज्याभिषेक के बाद के 10वें वर्ष बोध गया गए थे और 20वें वर्ष ये लुम्बिनी गए थे। तो इसमें 4 ऑप्शन दे दिया था, इसमें कहाँ नहीं गए थे अशोक। तो सबसे पहले अगर आपको नहीं भी याद होगा तो आप उन पॉइंट्स को ज़रूर लगाइएगा। वहाँ नहीं गए होंगे जहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित कोई जगह ना हो, वहाँ पे वो नहीं गए रहे होंगे। बाकी मैक्सिमम जगहों पे वहाँ गए थे वो जो बौद्ध धर्म का क्षेत्र था। फिर शिलालेखों की बात की गई तो शिलालेख जो भी थे 7 शिलालेख हैं तो उसमें उनकी लिपियाँ क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, खगोष्ठी लिपि थी, अरमाइक लिपि थी, आदि लिपियाँ थी। तो अब पूछा जाता है कि ये शिलालेख हैं कहाँ? कौन-कौन सी जगह पे हैं? तो हाँ, अहरौरा कहाँ पे है? सोहगौरा कहाँ पे है? भाबरू जैसे राजस्थान में है, मनसेरा आप मुझे बताएँगे अहरौरा कहाँ पे है? ये है उत्तर प्रदेश में, लेकिन उत्तर प्रदेश के कौन से ज़िले में आता है? शायद मैंने अपनी नोट्स में ये लिखा भी है और सोहगौरा के बारे में भी आप बताएँगे, यूपी स्पेशल में भी हमने पढ़ा है, तो ये आपका काम होगा बताना। तो शिलालेख के बारे में तो एक हमें ये पढ़ना है कि ये किस-किस जगह पे है उत्तर प्रदेश में एटलीस्ट आप अच्छे से याद रखिएगा। और भाबरू राजस्थान में जितना लिखा गया है इसको ज़रूर याद करिएगा, शहबाज़गढ़ी पेशावर में है, ओके। फिर स्तंभ लेख की अब देखिए मैंने जैसे अभी बताया था आपको जो अभिलेख होते हैं, वो 3 तरह के मिलते हैं, एक स्तंभ लेख, शिलालेख और गुहालेख। तो स्तंभ लेख में 7 स्तंभ लेख हैं और शिलालेख आई थिंक 14 है पूरे। तो 13वें शिलालेख में मैंने बताया है कि कलिंग के बारे में कलिंग युद्ध के बारे में इनका वर्णन मिलता है और फिर गुहालेख के बारे में कुछ ऐसा हमें नहीं पढ़ना है, कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर जो स्तंभ लेख है फ्रेंड्स, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, प्रयाग स्तंभ लेख। इसको ये पहले कौशाम्बी जिले में था, बाद में अशोक ने इसको इलाहाबाद में जो इलाहाबाद का किला होगा, आप लोग रह रहे होंगे तो जानते होंगे, प्रिपरेशन कर रहे होंगे, वैसे भी पढ़ के हम जानते हैं कि इलाहाबाद का जो किला है, वो अशोक द्वारा इसको इलाहाबाद के किले में लाया गया था, प्रयाग स्तंभ लेख को। फिर नेक्स्ट है दिल्ली टोपरा। दिल्ली टोपरा में टोपरा से दिल्ली ले आया था इस स्तंभ लेख को किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और मेरठ से दिल्ली स्तंभ लेख को किसने ले आया था? फिरोज शाह तुगलक ने। ये आप पॉइंट तैयार रखिएगा। ये सब क्वेश्चंस आए हुए हैं कहीं ना कहीं एग्जाम में, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। और एक पॉइंट आपके लिए है सारनाथ स्तंभ लेख के बारे में। ये भी यूपी से रिलेटेड है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। आप इसको खुद देख के मुझे बताइएगा कि इसमें आप क्या जानते हैं सारनाथ स्तंभ लेख में जो क्वेश्चंस आते हैं। बस बहुत थोड़ा सा और पॉइंट रह गया है जिसको मैं बताऊंगी और बहुत क्लैरिटी रहेगी इससे आपको कि हमें पढ़ना क्या है और एग्जाम ओरिएंटेड क्या है हमारे लिए। तो कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहते हैं, बस इतना सा। और 7वां अभिलेख जो है वो सबसे बड़ा अभिलेख है इनका, अशोक का। नेक्स्ट है और अशोक के टाइम पीरियड में फ्रेंड्स कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की गई थी जिनको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे हमारे समय में अभी जो भी अधिकारी नियुक्त जो भी कर्मचारी नियुक्त हो जा रहे हैं तो उनके सबके अलग अलग नाम है। वैसे उस वक्त ऐसे नाम हुआ करते थे समाहर्ता। तो समाहर्ता कौन हुआ था? आय का संग्रह करता। संविधाता कौन हुआ करता था? राजकीय कोषाध्यक्ष को कहते थे। दुर्गपाल कौन होता था? दुर्गपाल मतलब दुर्ग की रक्षा करने वाला। अनंतपाल कौन होता था? जो सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करने वाला। ठीक है। और एग्रोनोमोई ये एक पॉइंट है, इसको मतलब इस शब्द को ही याद रखना है। एग्रोनोमोई ये अशोक से संबंधित है, ये मार्ग निर्माण अधिकारी हुआ करते थे, ठीक है। तो जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं उसको जरूर याद रखिएगा कि अशोक से संबंधित है। और ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से कौन संबंधित नहीं है अशोक के अधिकारियों से या शासन पीरियड से, ठीक है। तो इस तरह से हमें पॉइंट आउट करके चीजों को पढ़ना है। फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम ये पता कर पाएंगे, ये प्रीवियस ईयर से ही पता चलता है, तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में पढ़ रहे हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को देख करके ये समझते हैं कि किस तरह से इन टॉपिक पे क्वेश्चंस बनते हैं। किसको देवनाम पीएम या प्रियदर्शी बोला जाता था? अशोक को। और मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। इंडिका किसकी बुक थी? तो मेगास्थनीज की थी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो पाटलिपुत्र थी। अशोक द्वारा नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो धम्म महामात्र कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और जिस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। तो फिर आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलती हूँ।